बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले मैंने कुछ सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ वगैरह आपसे शेयर किए थे। तो एप्टीट्यूड के हवाले से कुछ क्वेरीज थी कि जैसे एनएडी का भी टेस्ट हुआ तो उसमें रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैसे निकाली जाए, या परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट किए जाएं, या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशंस कैसे कैलकुलेट किए जाएं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम कुछ पढ़ पाते हैं कुछ नहीं पढ़ पाते, तो बस इस वजह से हमारी कुछ बातें स्किप हो जाती हैं। तो मैं आपसे दो तरह की वीडियोस शेयर करूंगा। एक में हम टॉपिक वाइज जो है कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स मैक्सिमम हो सकती हैं जो मुझे पता है, या जो मेरे कलीग्स वगैरह हैं उनसे जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और दूसरी वीडियोस में मैं आपसे इस तरह के कुछ एमसीक्यूज एज एग्जांपल शेयर करूंगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये स्कोप ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ मुश्किल डायमेंशंस हैं, कुछ आसान डायमेंशंस हैं, कुछ आप समझ लें कि परसेंटेज एरर्स हैं। इसी तरह हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और कुछ मुश्किल एमसीक्यूज हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि इन वीडियोस में आपके जो भी प्रॉब्लम या क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हम टॉपिक वाइज इन वीडियोस को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कुछ वीडियो जैसे मैं टॉपिक वाइज अगर बात कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल डायमेंशन या स्कोप ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दे दूंगा फॉर द ट्रिक्स या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, और एक वीडियो फिर मैं आपको इसी तरह छोटी सी दे दूंगा रिगार्डिंग दी एमसीक्यू सॉल्यूशंस। तो हर टॉपिक से रिलेटेड इस तरह की आपको वीडियोस में फॉरवर्ड करता रहूँगा, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता ये जो है रिमेनिंग डेज में विद इन 15 to 20 डेज सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अच्छा, अब स्कोप ऑफ फिजिक्स में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डायमेंशंस और एरर्स के हैं, डायमेंशंस एंड एरर्स। लेकिन अब इन डायमेंशंस और एरर्स के टॉपिक्स को करने से पहले ना आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, और वो बहुत मामूली सी बातें हैं, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या पता होना चाहिए। मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इतनी डिटेल में। तो हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ लेना है, या आप बुक से कर लेंगे या कहीं के भी नोट्स आप उठा लें। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सारे फैक्ट्स हैं। तो जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं वो आप कर लीजिए। ठीक है, और बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं इस टॉपिक से, ना होने के बराबर। सेकंड, हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी को आप स्केलर में काउंट करते हैं और किस को आप वेक्टर में काउंट करते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नंबर 3, हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं ये पता होना चाहिए, जिसको आप बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। अच्छा, मैं यहीं पर ना इसकी डायमेंशन भी साथ साथ लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लेंथ की बात करेंगे, मास की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। ठीक है, हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की बात करेंगे, मैं सिर्फ टेम्परेचर लिख रहा हूँ। हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे, हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब यूनिट्स तो हमें इन सबके पता है, आप इनकी डायमेंशंस भी जहन में रखें कि जब हम लेंथ की डायमेंशन डिनोट करते हैं तो हम सिंबल एल यूज़ करेंगे, मास के लिए एम यूज़ करेंगे, टाइम के लिए हम टी यूज़ करेंगे। ठीक है, करंट के लिए आप आई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर की डायमेंशन के लिए हम कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइम के लिए हम कैपिटल टी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो हम टेम्परेचर के लिए क्यू यूज़ कर लेते हैं। सही है,
अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लेंथ मास टाइम इन तीनों को तो हम मैकेनिक्स में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं ना, कई दफ़ा आपने यूज़ किया होगा। इन तीनों को तो आप मैकेनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी डायमेंशंस आपने कैलकुलेट की होंगी लेंथ मास टाइम से। करंट को हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे मैंने अभी रेजिस्टेंस की बात करी तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे, और इसे हम इस्तेमाल कर लेंगे थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ। अब इसके अलावा कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं जो हमें याद हों तो हमारे लिए किसी भी चीज़ की डायमेंशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एरिया की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो एरिया की डायमेंशन आप यूज़ करते हैं एल स्क्वायर। आप अगर वॉल्यूम की एग्ज़ाम्पल लें तो वॉल्यूम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल क्यूब। स्पीड या वेलोसिटी, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है, हम इस्तेमाल करते हैं एल टी माइनस वन। इसी तरह एक्सेलरेशन, दिस इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फॉर मीटर वी यूज़ एल एंड फॉर मीटर स्क्वायर वी विल यूज़ एल टी माइनस टू। फोर्स और न्यूटन, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस टू। अब फोर्स से मतलब है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, टेंशन हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरह की कोई फोर्स होगी तो वी विल यूज़ एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाएं वर्क डन पे। तो वर्क, एनर्जी या टॉर्क, हालांकि टॉर्क का यूनिट जूल नहीं है, लेकिन डायमेंशनली अगर आप देखें तो दे ऑल हैव सेम डायमेंशन एंड दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, इसी तरह आप काइनेटिक एनर्जी आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, कोई भी एनर्जी आ जाए तो वी विल यूज द सेम डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसी तरह अगर हम डेंसिटी की कहीं एग्जांपल ले लेते हैं तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज एम एल माइनस थ्री। ठीक है, डेंसिटी इज एम एल माइनस थ्री। स्प्रिंग कांस्टेंट, spring constant is force per unit length या force per unit extension, and when you solve it तो आपकी डायमेंशन आती है एम टी माइनस टू। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल जी की अगर हम बात करते हैं, सो द डायमेंशन इज एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। इसी तरह अगर आप प्लांक्स कांस्टेंट की बात करते हैं एच, तो अब याद रखें कि प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम वाली है। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू बॉर्स फर्स्ट पोस्टुलेट भी आप देखो तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in the first orbit or the second orbit or the third orbit is quantized and it is integral multiple of Planck's constant h upon 2 pi। तो इसकी डायमेंशन बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम की होती है, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन अगर आप कैलकुलेट करते हैं पी इज इक्वल्स टू एम वी, तो हमारे पास आंसर आता है एम एल टी माइनस वन। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं, अगर आपको ये सारी याद हैं या आपको निकालनी आती हैं तो आई थिंक डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लेंगे। अब इसमें जो नया है हम ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है या जिसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आप देखें जब भी किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपसे पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस की बात कर लेता है आर। ठीक है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए मिल जाती है तो आप ये बात याद रखें कि जब भी आपको किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए काम कहा जाए तो आप एनर्जी या पावर का फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है, एनर्जी या पावर का फॉर्मूला आप यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए ना इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो अगर आप यहाँ से R को अलग करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल्स टू पी अपॉन आई स्क्वायर।
और जब आप डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो आप देखें पावर की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है, नहीं भी पता तो आप कैलकुलेट कर लें, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जब आप पावर की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ml² T-3, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ पावर। और करंट क्योंकि खुद एक बेस क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन I इस्तेमाल हो जाएगी, तो यहाँ पर I² आ जाएगा। और जब आप इसको ऊपर ले आएंगे वापस तो आपकी डायमेंशन बनेगी ml² T-3 I-2। ठीक है, तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, आप कैपेसिटेंस की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की जब भी आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, आप उस पैरामीटर से रिलेटेड कोई भी एनर्जी या पावर की इक्वेशन यूज़ करके उसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये तो बात हो गई डायमेंशन या फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड। अब आप आ जाएं एरर्स की तरफ, एरर्स एंड परसेंटेज एरर्स। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी क्वांटिटी का एरर कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी में एरर कैलकुलेट करना हो, तो टू फाइंड द एरर हम सिर्फ एक्चुअल वैल्यू जो कि करेक्ट वैल्यू है उसकी, और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जिसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहते हैं, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रॉड है 7.0 सेंटीमीटर, और मैं जब मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 6.9। इसका मतलब मैं अगर एरर कैलकुलेट करूँ तो मैं 6.9 और उस 7 का डिफरेंस ले लूँगा। या मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33 और मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मेरा आंसर आ रहा है 1.31, तो एरर कैलकुलेट करने के लिए मैं 1.33 और 1.31 का डिफरेंस ले लूँगा। तो बाय सिंपली टेकिंग द डिफरेंस वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द एरर्स। और एरर को हम आम तौर पर डेल्टा एक्स से शो करते हैं। यहाँ पर डेल्टा का मतलब चेंज नहीं है, इसको हम इन द सेंस ऑफ एरर काउंट कर रहे हैं। अब एक और चीज़ होती है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से इसकी मेजरमेंट की है, तो उसमें बताएं मिनिमम एरर कितना हो सकता है। तो ये बात भी एक याद रखने वाली बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में एरर नहीं दिया हुआ लेकिन ये बताया कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ हुआ है, तो जो एब्सोल्यूट एरर आप कैलकुलेट करेंगे वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑर्डिनरी स्केल यूज़ करता हूँ और उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो मिनिमम एरर जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट से वो उसके लीस्ट काउंट के ही बराबर है। जैसे अगर 6.8 रीडिंग आ रही है, मैंने 6.9 ले ली, तो इस तरह से एब्सोल्यूट एरर भी आ सकता है। अब किसी भी कैलकुलेशन में एरर्स कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी सिर्फ एक लॉजिक को बिल्ड करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अगर मैं अपने एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो एरर होगा मेरी कैलकुलेशन में वो कम हो जाएगा। जैसे अगर आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट देखें तो उसमें हम 20 वाइब्रेशंस पर भी काम करते हैं, 40 पे भी करते हैं। तो अगर मैं 20 वाइब्रेशंस की जगह 40 वाइब्रेशंस लूँगा तो मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डबल कर दिया, तो जो चांस ऑफ एरर या एरर है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं कि अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाएंगे तो एरर कम हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब इसी एरर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है कि अगर मैं इसको आर ई लिख लेता हूँ, रिलेटिव एरर का मतलब है एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब है एरर और एक्स का मतलब है इसकी एक्चुअल वैल्यू। और अगर इसी रिलेटिव एरर को आपने परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज एरर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स परसेंट, दिस इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, और ये बराबर होगा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100।
यानी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ये सारी चीज़ें आ गई जिनसे हम अभी कुछ आगे फर्दर कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब एरर के केस में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स का मतलब है कुछ आप समझ लें कि रूल्स हैं। तो अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहला रूल हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं ना अभी, ये जो ए लेवल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए और जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। वो तो वहाँ पढ़ कर ही आते हैं। कराची बोर्ड में ये इस साल इंशाल्लाह ऐड हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोग जब टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करा हुआ है। तो अगर हम ये अज्यूम कर लेंगे वी हैव 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्स, वाई एंड जेड, और अगर मुझे x को कैलकुलेट करने के लिए y और z को ऐड करना पड़ रहा है, या x कैलकुलेट करने के लिए y और z का डिफरेंस लेना पड़ रहा है, तो मुझे एरर इन x कैलकुलेट करने के लिए y के एरर को और z के एरर को इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको x को कैलकुलेट करने के लिए एडिशन करना पड़ रहा है या सब्ट्रैक्शन, लेकिन जब आप एरर ऑफ x कैलकुलेट करेंगे तो इस काम के लिए आपको हमेशा हमेशा दोनों एरर्स को ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, तो अब अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है जिसमें x मालूम करने के लिए मुझे y और z को मल्टीप्लाई कराना पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल आप ओम्स लॉ की एग्जांपल ले लें, तो v इज इक्वल्स टू आई आर, तो मुझे v कैलकुलेट करने के लिए i और r का प्रोडक्ट लेना है। यानी अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो जिसमें x मालूम करने के लिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x वी आर मल्टीप्लाइंग द टू पैरामीटर्स y एंड z, या x मालूम करने के लिए मुझे y और z को डिवाइड करना पड़ा है, तो प्रोडक्ट के केस में ना हम एरर्स को ऐड नहीं करते बल्कि हम परसेंटेज एरर्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब एरर कैलकुलेट नहीं होगा बल्कि परसेंटेज एरर ऑफ x कैलकुलेट होगा, और ये बराबर होगा परसेंटेज एरर ऑफ y प्लस द परसेंटेज एरर ऑफ z। ठीक है जी, यानी x को मालूम करने के लिए अगर प्रोडक्ट या डिवीजन का केस आ जाएगा तो वहाँ पर हम एरर्स को सॉल्व नहीं करते बल्कि परसेंटेज एरर्स को सॉल्व करते हैं। अब कभी ऐसा भी होता है कि किसी इक्वेशन में पावर आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लें तो हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट भी है और पावर भी है। या आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला ले लें तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसमें एल और जी डिवाइड भी हो रहे हैं और इन दोनों के ऊपर पावर होल पावर 1/2 भी। तो इन केसेस में हम पावर रूल यूज़ करते हैं जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यानी हम यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास जो x है, वेरिएबल x, ये y और z के प्रोडक्ट से तो अचीव हो रहा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स हैं, x के ऊपर तो पावर नहीं है लेकिन y और z के ऊपर कुछ पावर्स हैं। या आप ये समझ लें कि x मालूम करने के लिए मुझे y और z को डिवाइड करवाना पड़ रहा है लेकिन इन पर भी कुछ पावर्स हैं। अब पावर आने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर y स्क्वायर है तो इसका मतलब y इसके अंदर 2 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसके एरर को भी 2 टाइम्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, लॉजिकली तो ये इस तरह से, लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल है कि जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल था रूल वही रहेगा। बस अब हम ये करेंगे कि परसेंटेज एरर ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए मैं पावर को एरर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, यानी इस केस में पावर आपके पास 1 थी तो यहाँ पर कोफिशिएंट भी 1 था, लेकिन इस केस में क्योंकि पावर a है तो आपके पास कोफिशिएंट भी a आ जाएगा। इसी तरह अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं z की एग्जांपल लेता हूँ तो z पर पावर b है,
तो इसके परसेंटेज एरर से हम बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आप समझ लें डायमेंशन एंड एरर से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने या तो नहीं पढ़ी हुई थी या बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, तो मैंने बस इसलिए आपसे ये डिस्कस कर लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज़ या एग्जांपल्स कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।